हेलो एवरीवन, संसद की हमारी ये दूसरी वीडियो है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। फर्स्ट वीडियो के बाद हम आगे देखते हैं संसद के बारे में। तो दोस्तों, संसद को जो है सरकार का, इसका एक अन्य नाम है, इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल, तो इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये जो संसद है इसके 3 अंग बताए गए हैं। तो संसद के जो संविधान के अनुसार 3 अंग हैं वो हमने डिस्कस किए थे। एक होता है राज्यसभा, एक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति, और एक हमने पढ़ा था लोकसभा। जो राज्यसभा है उसके लिए आर्टिकल 80 है, राष्ट्रपति है इसके लिए आर्टिकल 52 है, और लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81 में वर्णन है। और संसद का जो वर्णन है दोस्तों वो है आपका 79 में। और पूरी की पूरी संसद की बात करें तो पूरी की पूरी जो हमारी संसद है इसका पूरा का पूरा वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79 से 122 के अंदर। उसके बाद हम संसद के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो संसद के बारे में दोस्तों ये भाग 5 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो भाग 5 की अगर बात की जाए तो भाग 5 के अंदर जो आर्टिकल है वो है आपके 52 से 151। ठीक है दोस्तों, तो भाग 5 में जो अनुच्छेद है वो है 52 से 151, यानी कि इस आर्टिकल के अंदर जो भाग 5 है यहां पे वर्णन मिलता है संसद का। ठीक है दोस्तों, तो संसद के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आज राज्यसभा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, देखो मैंने बताया था जैसे आपका जो संसद है, संसद के आपके 3 अंग होते हैं। पहला अंग इसे मानते हैं, दूसरा अंग ये हो गया और तीसरा अंग ये हो गया। और अगर हम बात करें सदन की तो सदन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। तो हम बात करते हैं आज लोकसभा की। उससे पहले थोड़ा सा वर्णन करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखो, राष्ट्रपति ना ही तो संसद में बैठता है और ना ही वो संसद का सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ना ही तो संसद का सदस्य होता है और ना ही संसद के अंदर बैठता है, यानी कि उसका संसद के अंदर बैठने का कोई स्थान नहीं है। और हम बात करें तो वो सदस्य भी नहीं है। तो फिर भी हम राष्ट्रपति को हम मानते हैं कि जो संविधान है उसके अंदर ये राष्ट्रपति जो होता है संविधान के अनुसार ये अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर साफ साफ संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संविधान का अभिन्न अंग है। अब इसका अभिन्न अंग का है दोस्तों, हम यहाँ पे क्या मतलब समझेंगे कि राष्ट्रपति का काम क्या है। यहाँ पे ये ऐसा क्या कार्य करता है जिसकी वजह से राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे इसका अभिन्न अंग माना गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने 2 सदन बताए हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो ये जब दोनों सदन, यानी कि जब ये दोनों सदन होते हैं, इन दोनों सदन से कोई भी विधेयक है पारित किया जाता है, तो वो विधेयक जो होता है तब तक कानून नहीं बनता, या कह सकते हो आप तब तक वो विधि नहीं बनता जब तक जो राष्ट्रपति है, जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उसको क्या ना करे, स्वीकृति ना दे। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिले तब तक वो विधेयक आपका कानून नहीं बनता, यानी कि विधि नहीं बनता। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है राष्ट्रपति का, आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा भी जो राष्ट्रपति होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसके अलावा जैसे वो क्या करता है, जैसे लोकसभा का सत्र है उसको आहूत करता है। लोकसभा का जो सत्र है, लोकसभा के सत्र को क्या करता है, आहूत करता है। उसके अलावा सत्रावसान करता है। इसके अलावा संसद का विघटन भी कर सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है। ये संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन दोस्तों तब बुलाया जाता है जब आपका कोई भी विधेयक है दोनों सदन के अंदर, एक सदन के अंदर पारित हो गया है और उसको दूसरे सदन के अंदर भेज दिया गया है और वहां उसको अस्वीकारा गया है, पहली बात। इसके अलावा एक सदन के अंदर पारित हो गया है और दूसरे सदन के अंदर उसको भेज दिया गया है और अगले 6 माह तक उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती, तो उस
कंडीशन के अंदर भी आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी कंडीशन, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो संयुक्त अधिवेशन है वो आपका बुलाया जाता है। और उस संयुक्त अधिवेशन को जो बुलाने का कार्य करता है तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो ये आपके जो राष्ट्रपति है इसके मुख्य कार्य थे। उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। तो लोकसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे आज लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है हमारा, इसको सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोकसभा है, इसको लोकसभा कब कहा जाने लगा। लास्ट वीडियो के अंदर जैसा हमने देखा भी था, आपने भी पढ़ा है लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने ये सारे पॉइंट करवाए हैं। अभी थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और अब इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जो भी जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखो दोस्तों, जो लोकसभा है, लोकसभा को इसको हम क्या बोलते हैं, लोगों की सभा। लेकिन इसका जो प्राचीन नाम है, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है लोकसभा का हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसको पहले हाउस ऑफ कॉमन्स बुलाया जाता था। ठीक है दोस्तों, और इसको जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद ये लोकसभा नाम मिला है, तो ये कब मिला है, ये मिला है अगस्त 1954 में। इससे पहले लोकसभा को हम किस नाम से जानते थे, इसको हम जानते थे दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से। अब देखो ये जो लोकसभा है, लोकसभा के बारे में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि लोकसभा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो लोकसभा का गठन है एवं संरचना है। तो लोकसभा की जो गठन और संरचना है, इसका जो वर्णन मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंदर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 81 के अंदर। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है आपका, लोकसभा का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा जो है वो गठित कब की गई, लोकसभा का गठन कब हुआ, यानी कि लोकसभा गठित कब हुई। तो लोकसभा कब गठित हुई, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन है ये। इसके अलावा इसके बारे में अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इसका अगला क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा जो है इसकी प्रथम बैठक कब हुई। ठीक है, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई है, दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि लोकसभा जो है इसके प्रथम आम चुनाव, यानी कि लोकसभा के जो आम चुनाव है वो कब हुए। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको भी क्वेश्चंस का आंसर पता है एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको बताने वाला ही हूं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए हमें कि लोकसभा का गठन कब हुआ, जल्दी से। उसके बाद देखो दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा का गठन कब हुआ। तो लोकसभा का गठन हुआ आपका 17 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, 17 अप्रैल 1952। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रथम बैठक की। तो प्रथम बैठक इसकी कब हुई, इसकी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। उसके बाद हम बात करते हैं आम चुनाव की। इसके जो आम चुनाव हुए हैं प्रथम, वो हुए हैं अक्टूबर 1951 से शुरू हुए हैं, और अक्टूबर 1951 से शुरू होके वो चले हैं फरवरी 1952 तक। ठीक है दोस्तों, लगभग आपके 4-4.5 माह ये आपके चुनाव चले हैं। तो ये 3 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं थोड़े से आगे क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर। देखो आगे हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि इसकी जो उपनाम है वो क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा की जितने भी उपनाम हैं वो मैं आप लोगों को सारे साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं लोगों की सभा। क्या बोलते हैं, लोगों की सभा। दिखाई दे रहा है, ओके, थोड़ा सा ऊपर हो गया, लोगों की सभा। उसके बाद हम बोलते हैं इसको जनता का सदन, जनता का सदन। उसके बाद इसको हम बोलते हैं आम सभा। उसके बाद हम इसको बोलते हैं प्रथम सदन, प्रथम चैम्बर भी बोल सकते हो आप, प्रथम चैम्बर या प्रथम सदन। अब सबसे ज्यादा गलती यहां पे होती है भाई, इसको मैं स्टार लगा देता हूं।
स्टार इसलिए लगा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहां पे गलती होती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि जो राज्यसभा है वो प्रथम सदन है, जबकि प्रथम सदन किसे बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसको हम बोलते हैं निमन सदन, निमन सदन। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं चर्चित सभा। क्या बोलते हैं? चर्चित सभा। इसके अलावा दोस्तों इसको हम बोलते हैं भावनाओं का सदन, भावनाओं का सदन। तो दोस्तों आपको देखा होगा कि लोकसभा के जो उपनाम है, बहुत सारे उपनाम है, लोगों की सभा है, जनता का सदन है, ठीक है, आम सभा है, प्रथम सदन है, निमन सदन है, चर्चित सभा है, भावनाओं का सदन है। इसको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है, लोकप्रिय सदन। ठीक है दोस्तों, लोकप्रिय सदन। तो मैंने आपको 8 नाम बता दिए हैं। ये इनमें से आपको कोई भी नाम कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये बातें किसके लिए हो रही है? लोकसभा के लिए हो रही है दोस्तों। तो लोकसभा के ये सारे के सारे उपनाम है। ये उपनाम क्यों दिए गए हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे लोगों की सभा, इसके अंदर लोगों की सभा इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि लोकसभा के अंदर जो भी हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, यानी कि जो भी सांसद चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। इसीलिए इसको लोगों की सभा बोलते हैं। जनता का सदन यानी कि जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए व्यक्ति ही यहाँ पे इस सदन के अंदर बैठते हैं, इस सदन के अंदर आते हैं, इसीलिए इसको जनता का सदन बोलते हैं। आम सभा यानी कि आम लोगों की सभा। आम सभा इसलिए यानी कि क्या है कि ये जो आपकी लोकसभा है इसके अंदर जो भी आपके प्रतिनिधि चुन के आए हैं वो कौन है? वो एक आम इंसान है, आम आदमी है, वो लोगों के द्वारा चुन के आए हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आम सभा, जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटिश की अगर बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, ब्रिटेन के अंदर जो हमारा अपर हाउस है यानी कि जो ऊपरी सदन है, यानी कि जो उच्च सदन है, उसको हम किस नाम से बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे यहां पे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? राज्यसभा को जाना जाता है। तो वहां पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो उनका उच्च सदन है, उस सदन के अंदर कौन आता था दोस्तों? यानी कि उनकी जो राज्यसभा है, उसकी राज्यसभा के अंदर कौन चुने जाते हैं? उसकी राज्यसभा के अंदर जो धनाढ्य है, अमीर व्यक्ति है, उनको चुना जाता था। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, और जैसे उनके अंदर जो उनका निचला सदन है, यानी कि जो लोकसभा के समांतर जो सदन है, उसको क्या बोला जाता था? उसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से ही बोला जाता था। उसके अंदर क्या होता था? उसके अंदर जो आपके जनता के द्वारा चुने हुए लोग आते थे, यानी कि जनता चुन के भेजती थी। उसी तरीके से आम सभा इसको हम किस लिए बोलते हैं? क्योंकि आम लोगों की सभा है, जनता के द्वारा आम लोगों को चुना जाता है। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं कि कोई धनाढ्य परिवार का व्यक्ति है उसको ही चुना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम सदन। इसको प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है दोस्तों, लोकसभा जो है, लोकसभा पूरे देश को, यानी कि जो पूरे देश के जो लोग हैं उनको संबोधित, यानी कि उनकी जो सीट है, उनकी सीटों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि जो राज्यसभा होती है वो सिर्फ राज्यों के लिए आपकी, और कुछ जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, उनके अंदर ही आप उनकी सीटों का बंटवारा किया गया है। यानी कि उसके साथ जो जनता के प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक लोग है, वो नहीं जुड़ पाते। और इसके अंदर सारे के सारे लोग जो भी आपके प्रत्येक लोग होते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति होता है, वो इसके साथ जुड़ के चला जाता है। और प्रथम यानी कि कोई भी जो आपके महत्वपूर्ण आपकी जो भी बात पहुंचाई जाती है वो प्रथम सदन, इसी सदन के अंदर पहुंचाई जाती है। आपके लिए जो भी प्रतिनिधि होते हैं आपके जनता के द्वारा जो चुने गए हैं, वही आपकी जो भी समस्या है उन समस्याओं को लेके इस सदन के अंदर विचार करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निमन सदन। निमन सदन इसको इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि जो लोकसभा के अंदर चुन के जाते हैं व्यक्ति, उनके अंदर जो व्यक्ति की उम्र है, आयु है, वो आयु क्या है? न्यूनतम आयु कितनी है? यहाँ पे 25 वर्ष है। और जबकि राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के अंदर कितनी है? 30 वर्ष है। तो इसीलिए इसको निमन सदन बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं छोटों का सदन भी इसको कहा जाता है दोस्तों। उसको बड़ों का सदन कहा जाता है, बड़ों का सदन। इसको छोटों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत सारे नाम बता दिए मैंने। चर्चित सभा यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। किसके लिए चर्चा की जाती है? जनता के लिए चर्चा की जाती है। जनता के प्रतिनिधि, जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए जो चर्चा करते हैं वो इसी के अंदर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं भावनाओं का सदन है, लोकप्रिय सदन है। यानी कि जनता के लिए लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय जनता का प्रिय सदन है। तो ये सारे के सारे इसको उपनाम दिए गए हैं। इनके बारे में हम आप लोगों के बारे में
आपको जो भी डाउट है इसके बारे में और हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, जो लोकसभा है, लोकसभा के बारे में मैंने एक अच्छा क्वेश्चन और आपको बताना है कि जो लोकसभा है इसका जनक किसे कहा जाता है। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो लोकसभा है इसका जनक कहा जाता है जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो जी.वी. मावलंकर है इसको लोकसभा का जनक क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लोकसभा का जनक इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन किया है कमेंट में करने के लिए कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है। वो जी.वी. मावलंकर को कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट के अंदर बताएंगे आप। मैं आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन और कि जो जी.वी. मावलंकर जी हैं इनको संसद का जनक भी कहा गया है। तो संसद का जनक किसे कहा जाता है, संसद का जनक भी जी.वी. मावलंकर को कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है मैं इसका आपको कारण बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कारण क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, इससे ऊपर वाला आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो देखो यहाँ पे संसद का जनक, इसके ऊपर आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन करना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है कि संसद का जनक इसको क्यों कहा गया है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे जो संसद हमारी थी इसको हम बात करते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दौरान, यानी कि 17 नवंबर 1947 से लेके 13 मई 1952 तक, ये जो टाइम पीरियड मैंने लिखा है, इस दौरान क्या थी हमारी जो संसद का कार्य करती थी वो संसद का कार्य करती थी अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा। अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कार्य कौन करती थी, संविधान सभा करती थी दोस्तों। कौन करती थी, संविधान सभा। अब देखो यहाँ पे जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। किस दौरान करती थी ये, 17 नवंबर 1947 से लेके 13 मई 1952 तक। तो इस समय जो संविधान सभा थी इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो 2 व्यक्ति थे, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे जो इसके अध्यक्ष थे वो आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा के बारे में जो अध्यक्षता करते थे वो शाम को अंतरिम संसद के रूप में जो अध्यक्षता करते थे वो कौन है दोस्तों, जी.वी. मावलंकर। तो जी.वी. मावलंकर जो हैं आपको इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे उस दौरान, किस रूप में, अंतरिम संसद के रूप में। और इस टाइम पीरियड के दौरान इसी वजह से संसद का जनक किसे कहा गया है, जी.वी. मावलंकर को कहा गया है। इसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यही आपके जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर है इन्हीं को बनाया गया था। यही वो व्यक्ति है जो आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। यही वो व्यक्ति है जिनकी पद पे रहते मृत्यु हुई। इनके अलावा एक और है जी.एम.सी. बालयोगी, लोकसभा अध्यक्ष, जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे हम बात करेंगे और भी ये जो ऐसे व्यक्ति हैं इनके लिए पद से हटाने के लिए, ऐसे एक ही व्यक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था लेकिन पास नहीं हुआ था। तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बारे में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बताऊंगा। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो आगे करते हैं इसके बारे में। तो लोकसभा के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन शायद आपने सुने हों लेकिन सोचा नहीं होगा उनके बारे में कि ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपके एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा जो आपके आरएस के एग्जाम है या फिर आपके आईएएस आईपीएस के एग्जाम है, एचसीएस के पीसीएस के एग्जाम है, उन एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बने हैं। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य हैं इनके बारे में हमने थोड़ा सा वर्णन किया था कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली बताया गया है कि 552 है। इसके बारे में हम आगे चर्चा नहीं करेंगे कि 552 में से 545 है, इसके अलावा 545 में से 543 है और 2 है। इस 543 को भी मैंने डिवाइड कर रखा है 530 के अंदर और 13 के अंदर, ठीक है। और इन 13 को भी मैंने डिवाइड कर रखा है, ये 7 है आपके दिल्ली के लिए और ये जो है आपके 1 into 6 है, ये अन्य यूटी के लिए है। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को हमने एक बार के लिए छोड़ दिया था क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसके बारे में अभी थोड़ा सा प्रीसीमन आयोग जो है जम्मू कश्मीर के लिए बैठा नहीं है और उसने उनकी सीटें निर्धारित नहीं की है क्योंकि उसके अंदर से आपको पता है कि वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में अभी
दोस्तों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, इसको बिल्कुल अच्छे से देखना है आपको। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 की, ठीक है, एक बार हम बात कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2019 की, तो मैं वर्तमान को थोड़ा सा हटा देता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, भारत के अंदर जो 28 राज्य हैं रह गए, 28 राज्य थे, ठीक है, यानी कि 28 राज्य रह गए। क्यों रह गए 28 राज्य, क्योंकि जो 29वां राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको हम बात कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर था, उस जम्मू कश्मीर को और लेह लद्दाख, ठीक है दोस्तों, लेह लद्दाख जो है इनको क्या बना दिया गया था, इन दोनों को बना दिया था यूटी, ठीक है दोस्तों, यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत के अंदर 28 राज्य थे और क्या थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये आप डेट बहुत अच्छी से याद रखनी है आपको, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपकी गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। उस दौरान दोस्तों मैं बात करूं हूं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश कब रहते हैं आपके, 31 अक्टूबर 2019 के बाद, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले भारत के अंदर कितने थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब, 31 अक्टूबर से पहले। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं, ये जो आपका ये टाइम पीरियड रहा ना 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का, ये दोनों चीजें कब तक रही, ये हमारे 26 जनवरी 2020 तक रही। 26 जनवरी 2020 तक ये सारी चीजें सेम थी, 28 राज्य थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं 27 जनवरी की, यानी कि 27 जनवरी 2020 से लेके और वर्तमान तक, आज तक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। 27 जनवरी 2020 से लेके और आज तक मैं बात करूं तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से रह गए, यानी कि 9 से 8 कैसे हो गए, तो 9 से 8 दोस्तों कैसे हुए हैं, एक आपने देखा होगा केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। और अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश का पूरा नाम क्या है, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, तो इसका ये पूरा नाम है। और इसको एक, यानी कि दोनों को मर्ज करने की वजह से ये 9 से कितने रह गई, 8 रह गई। लेकिन कब हुआ ऐसा हुआ ये 27 जनवरी को हुआ। और 27 जनवरी के बाद से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर, भारतवर्ष की मैं बात करूं, आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। अब मैं यहाँ पे इस टॉपिक को बीच में क्यों लेके आया हूँ, क्यों इसलिए लेके आया हूँ, क्योंकि जो लोकसभा की सीटें हैं, वो लोकसभा की सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक सीट और यहां पे भी एक सीट है। अब जो ये केंद्र शासित प्रदेश संपूर्ण बन गया है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा की सीटें कितनी हो गई हैं, 2 सीटें हो गई हैं। और जम्मू कश्मीर का अभी प्रीसिमन आयोग बैठा नहीं है, जैसे ही उसका प्रीसिमन आयोग बैठ जाएगा तो उसके अंदर जो आपकी लोकसभा की 6 सीटें हैं, वो जो 6 सीटों का डिवाइड कैसे करेगा, उनको डिवाइड करना है। उनमें से लोकसभा की सीटें जो लेह लद्दाख है उसको 1 सीट देता है या फिर उसको 1 सीट से कम ज्यादा देता है। तो अभी हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक उसका प्रीसिमन आयोग नहीं बैठा है। तो जैसे ही उसका प्रीसिमन आयोग बैठेगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अब हम प्रीसिमन आयोग के बारे में, आपको थोड़ा सा नाम पता ही चल गया है, तो प्रीसिमन आयोग होता क्या है इसके बारे में हम आज इसी वीडियो में चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं लोकसभा की, वो सिर्फ आर्टिकल आपका 81 अनुच्छेद 81 के अनुसार ये सारी बातें कर रहे हैं। इसके बारे में आगे बातें जो करेंगे वो आपके आर्टिकल के अंदर होंगी, 82 के अंदर। अभी यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि लोकसभा के जनक जीवी मावलंकर को क्यों कहा जाता है, अगला मैं आप लोगों को अभी क्रॉस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव। उसके बाद दोस्तों लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव है, ये भी आपका आर्टिकल जो है उसी के अंदर बात कर रहे हैं, 81 के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इसके लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, वो चुनाव प्रणाली कौन सी है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है चुनाव प्रणाली से, कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तो उनके लिए जो चुनाव प्रणाली तैयार की जाती है, वो कौन सी चुनाव प्रणाली के तहत लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इस चुनाव प्रणाली के बारे में बात करूंगा। तो इसका नाम है दोस्तों प्रादेशिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली, या फिर आप इसी का दूसरा नाम ले सकते हो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, लेकिन आजकल आपने देखा होगा जो आपके आईएएस के एग्जाम होते हैं या फिर आरएएस के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका लोकसभा का सदस्य है उसके लिए जो आपकी चुनाव प्रणाली है उसके अनुसार जो क्वेश्चन बनता है कि FPPS ये क्या होता है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि इसके लिए जो हिंदी का वर्ड तैयार किया गया है, हिंदी का जो शब्द तैयार किया गया है, अभी 3-4 वर्षों से ही ये जो शब्द है चलन के अंदर आया है दोस्तों। तो अभी 3-4 वर्ष ही हुए हैं इसको शब्द को चलन में आए हुए, और इसका अर्थ है अगरता ही विजेता। अगरता ही विजेता यानी कि अगरता ही विजेता यानी कि जिसको चुनाव के अंदर क्या मिलते हैं, सर्वाधिक मत मिलते हैं, तो वही क्या होता है, विजेता होता है दोस्तों। तो ये जो चुनाव प्रणाली तैयार की गई है, ये लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव प्रणाली तैयार की गई है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर हिस्सा कौन कौन लेते हैं, यानी कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके अंदर पार्टिसिपेशन कौन कौन करते हैं, तो पार्टिसिपेशन इसके अंदर जो करते हैं वो करते हैं 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति, या फिर आप इनको एक नाम और दे सकते हो, वयस्क मताधिकार। यानी कि 18 जिसकी उम्र 18 वर्ष है या 18 वर्ष से अधिक है, तो उसको लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उसके लिए मत देने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 18 वर्ष का निर्धारण किया गया है उम्र का, तो इसको भी, इसके बारे में भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको याद रखना है कि जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ठीक है, इसके द्वारा जो वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है, इसकी जो आयु है ये 21 वर्ष से घटा के 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार बनता है कि वयस्क मताधिकार की जो आयु है 18 वर्ष, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। तो 61वां जो संविधान संशोधन है 1988 के अंदर, तो उसके अनुसार क्या हुआ, इसकी जो आयु होती थी वयस्क मताधिकार की वो 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी गई है, वो 18 वर्ष कर दी गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या बनता है कि उस दौरान, यानी कि जब ये संशोधन हुआ उस दौरान हमारे देश के पीएम कौन थे, तो सरकार किसकी थी, यानी कि राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है दोस्तों, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे वेंकट रमन। तो वेंकट रमन थे उस समय, क्या थे, ये भारत के राष्ट्रपति थे, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सरकार के अंदर ये संशोधन हुआ था, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो इसके अंदर ये जो चुनाव प्रणाली है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखो आगे इसके अंदर क्या होता है। जो आपका चुनाव प्रणाली है इसके अंदर जो 18 वर्ष का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, गुप्त मतदान के द्वारा लोकसभा के सदस्य को अपना वोट डालता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके पास क्या होता है, वो उसके पास सिर्फ कोई चॉइस नहीं होती, उसके पास जैसे क्या होता है, सिर्फ एक वोट होता है, और उस एक वोट को क्या कर लेता है वो, जैसे यहाँ पे वयस्क मताधिकार है 18 वर्ष का, और उसके सामने एक बीजेपी पार्टी का है, और एक कांग्रेस पार्टी का है, एक आम आदमी पार्टी का है, इसके अलावा एक बहुजन समाज पार्टी का है,
या फिर कोई और पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे वो इनमें से किसी भी एक पार्टी को अपना मत दे देगा, जैसे आईएनसी या फिर बीजेपी या कोई और पार्टी है, तो इसके अंदर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती कि 1 नंबर वोट किसको दे, 2 नंबर वोट किसको दे। जैसे आपने राज्यसभा के सदस्य का चुनाव देखा होगा या फिर आपने राष्ट्रपति का चुनाव देखा होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा होगा, उनके अंदर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्ट गुप्त मतदान के द्वारा किसी भी एक, इनमें से कोई भी एक पार्टी है, सिर्फ एक व्यक्ति को ही अपना वोट देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता भी होगा। अब आगे बात करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैंने थोड़ा सा जीवी मावलंकर के बारे में आपको बताया था, उसी के बारे में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन उठा देते हैं यहाँ पे, जो जीवी मावलंकर हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको लिख के बता देता हूं, आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, जीवी मावलंकर, मैंने इसको बताया कि ये है संसद के जनक। पहला क्वेश्चन इनसे बनता है कि संसद के जनक कौन है? जीवी मावलंकर। इन्हीं को बोला जाता है लोकसभा का जनक। ठीक है, लोकसभा का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, और आपको इसका आंसर करना है कमेंट में क्यों। ठीक है, उसके बाद इसी को बोला जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा ये आपके प्रोटेम स्पीकर, यानी कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैं आपको आगे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर, जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, किंतु पास नहीं हुआ। ठीक है, पास नहीं हुआ, यानी कि इनके लिए क्या हुआ, इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, तो वो जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके अंदर जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो पास नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ये ऐसे पहले एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, जिनके ऊपर ये प्रस्ताव चलाया गया हटाने का। उसके बाद ये ऐसे व्यक्ति हैं, यानी कि प्रथम व्यक्ति है जिनकी पद पर मृत्यु हुई। तो पद पर मृत्यु हुई, तो ऐसे कौन से व्यक्ति है? ये प्रथम व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसको आप कह सकते हो अंतरिम संसद के अध्यक्ष। अंतरिम संसद के अध्यक्ष भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इस प्रोटेम स्पीकर को हम बोल सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष। अंतरिम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं इसको, प्रोटेम स्पीकर को। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट बता देता हूं आपको। जो जीएमसी बाल योगी हैं, जीएमसी बाल योगी हैं, ठीक है, इनकी भी पद पर मृत्यु हुई थी। यानी कि जो जीएमसी बाल योगी हैं, इनकी भी क्या हुई थी? पद पर मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी उसके बारे में, या इनका जो टाइम पीरियड था उसके बारे में भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब ये दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं, जी मावलंकर साहब से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लोकसभा के अंदर। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, जो हमारा लोकसभा है उसको थोड़ा सा आगे करते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, वैसे तो लोकसभा के जो विशेष प्रावधान है उनके अंदर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान के अंदर कोई भी इसका वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान में इस पद के लिए कोई भी वर्णन नहीं है।
प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये कैसे आपका आया है, तो आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने आपको बताया था आरपीए 1950 और आरपीए 1951, ये आरपीए क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से बताया था, तो आप वहां से इसको देख लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है दोस्तों, जनप्रतिनिधि अधिनियम है, इसके अंदर इसकी सहायता से इसके बारे में वर्णन मिलता है प्रोटेम स्पीकर का। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है इसका कार्य क्या है। प्रोटेम स्पीकर का इसका कार्य क्या है, इसका पहला कार्य है कि इसकी सबसे पहले हम नियुक्ति देख लेते हैं। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति किस बिहाफ पे करता है, यानी कि किस इसकी योग्यता पे करता है, तो इसके लिए क्या करता है कि ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है कि ये सबसे ओल्ड मेंबर होता है लोकसभा का, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोकसभा का सबसे एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन यानी कि जिसको सबसे ज्यादा अनुभव है या फिर जो सबसे ज्यादा कार्यकाल है लोकसभा का, आप ये भी कह सकते हो, जिसका ऑब्वियसली बात है जिसका लोकसभा का कार्यकाल सबसे ज्यादा है तो वो ओल्ड भी होंगे सबसे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर ऐसा नहीं हुआ और उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका कोई वर्णन ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं और राज्य के अंदर जो राज्यपाल है वो किसी को भी प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के लिए चुन सकते हैं। ठीक है, निर्वाचित कर सकते हैं, सॉरी नियुक्त कर सकते हैं, निर्वाचित नहीं नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो प्रोटेम स्पीकर है इसके कार्य क्या हैं। प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या हैं, यानी कि जब तक आपका सदन के अंदर, यानी कि जब तक लोकसभा के अंदर, ठीक है हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो जब तक लोकसभा के अंदर नया अध्यक्ष चुन के नहीं आया जाता है तब तक क्या करता है, ये अपने पद पे बैठता है और उन सदस्यों को क्या करता है, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य है उनको क्या करवाता है, ये शपथ दिलाने का कार्य करता है लोकसभा सदस्य के रूप में। और जब तक नया आपका लोकसभा अध्यक्ष चुन के नहीं आता है तब तक क्या करता है, यही इस पद के ऊपर बैठता है। जो आपकी लोकसभा उसकी कार्यवाही को देखता है, कौन देखता है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है दोस्तों, तो आपके इसके बारे में इसका कार्य पता लग गया होगा। अब देखो थोड़ा सा विशेष व्यक्ति के बारे में वर्णन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रथम व्यक्ति कौन है प्रोटेम स्पीकर, तो प्रथम व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर के रूप में रहे हैं जीवी मावलंकर साहब हैं। ठीक है, अब ये आपने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं 16वीं लोकसभा की। अगर 16वीं लोकसभा की मैं बात करूं तो 16वीं लोकसभा के अंदर थोड़ा सा ये डाउन हो गया है। अब देखो 16वीं लोकसभा के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, वो थे कमलनाथ जी। ठीक है, तो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, कमलनाथ जी थे। और वर्तमान की अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा, ठीक है, वर्तमान में हम बात कर रहे हैं 17वीं लोकसभा, तो 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं तो वो कौन है, ये टीकमगढ़ के सांसद हैं, टीकमगढ़। ठीक है दोस्तों, टीकमगढ़ के सांसद हैं, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह खटीक, वीरेंद्र खटीक। तो वीरेंद्र खटीक जी हैं जो टीकमगढ़ के सांसद हैं। तो ये 17वीं लोकसभा के क्या है, प्रोटेम स्पीकर हैं। इस प्रोटेम स्पीकर को अंतरिम अध्यक्ष क्यों बोला जाता है, क्योंकि अध्यक्ष जो नया अध्यक्ष आता है उस नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले क्या होता है, ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने थोड़ा सा वर्णन किया। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन और रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का अभी हमारा आर्टिकल जो है 80 की बातें करें तो 80 के अनुसार जो लोकसभा के चुनाव की बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा है उसके प्रथम आम चुनाव, अच्छा क्वेश्चन बताया था कि इसके प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। मैंने आते ही बताया था आपको, इसके प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो हुए थे भाई अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक, लगभग 4 से 4.5 माह ये आपके आम चुनाव चले थे। किसके थे ये, लोकसभा के थे। ठीक है, लोकसभा के, क्योंकि हम बात लोकसभा की कर रहे हैं तो लोकसभा के बारे में ही वर्णन करेंगे। अब देखो ये जो प्रथम चुनाव हुए थे, इस चुनाव के अंदर क्या हुआ था, इस चुनाव के अंदर जो सर्वाधिक मत मिले थे, ठीक है, सर्वाधिक मत किसे मिले थे भाई, सर्वाधिक मत मिले थे यहाँ पे 364,
और 364 कौन सी पार्टी को मिले थे? ये मिले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब आपको एक क्वेश्चन जरूर ये भी माइंड में आया होगा कि जब सर्वाधिक मत मिले थे तो कुल मत कितने थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है आप लोगों का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय जो आपके कुल मत थे, तो उस समय कुल मत कितने थे? लोकसभा की अगर बात करें तो 489 थे, 489 सीटें थी आपकी। और उनमें से जो सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक मत किसने जीते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीते थे। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, उस समय जो 364 सीट जीती थी, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इनको पीएम प्रमोट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। उसके बारे में आपके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। और क्वेश्चन क्या है कि जो पहला आम चुनाव हुआ था इसके अंदर जो महान हस्तियां थी, ठीक है, जो महान हस्तियां, बहुत ही महान हस्तियां, ठीक है दोस्तों, उन महान हस्तियों के बारे में मैं आपको नाम लिख के बताऊंगा और उन महान हस्तियों की विशेषता क्या है, ठीक है, यानी कि वो क्या अध्यक्ष रहे हैं या फिर किसी समिति के अध्यक्ष रहे हैं या फिर किसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताना है कि ये जो दो व्यक्ति हैं ये आप किस चीज से संबंधित थे, किस चीज के अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी है। तो पहला नाम लिख देता हूं मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं, ये प्रथम जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के अंदर, इसके अंदर इनको हार हुई थी, यानी कि इनको हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि ये जो आपकी लोकसभा के चुनाव के अंदर क्या हुए थे, ये आपके अपराजित हुए थे। ठीक है दोस्तों, इनको ये आपके विजेता नहीं हुए थे, तो अपराजित हुए थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर 2, आचार्य कृपलानी जी की। ठीक है, आचार्य कृपलानी जी, कृपलानी, जेबी कृपलानी, जिनको आप नाम से जानते हैं। तो आचार्य कृपलानी जी थे, इनको भी पहले आम चुनाव के अंदर किसका सामना करना पड़ा था? हार का सामना करना पड़ा था। तो ये दो ऐसे महान हस्तियां हैं जिनके बारे में आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। इनको प्रथम आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, या संविधान सभा से रिलेटेड थे, या किस चीज से रिलेटेड थे, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने हैं। और ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, आपको मैं हिंट भी नहीं देना चाहता इसके बारे में, तो आपको इसके बारे में आपको थोड़े से क्वेश्चन बताने हैं, आप लोगों के लिए अच्छे हैं क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो सबसे पहली पार्टी थी जिसको सर्वाधिक मत मिले थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। जैसे आज हम बात करें बीजेपी की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुत ही आपकी बड़े रूप में, यानी कि एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है आज के दिन में बीजेपी। लेकिन उस समय बीजेपी की कोई भी वो नहीं थी दोस्तों, प्रतिक्रिया नहीं थी। यानी कि हम बात करें उस समय की, तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और जो दूसरी बड़ी पार्टी थी, ये कौन सी थी? भाकपा। कौन सी थी दोस्तों? भाकपा, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। सीपीआई का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ऑफ इंडिया, तो ये आपकी दूसरी बड़ी पार्टी थी। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आरएस एग्जाम के अंदर भी आए हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इवन कि जो ये दूसरी बड़ी पार्टी थी, इसको सीटें कितनी मिली थी? तो इसको जो सीटें मिली थी उस प्रथम आम चुनाव के अंदर, वो सीट मिली थी, 16 सीट मिली थी दोस्तों। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें बताइए। अभी वीडियो और भी लंबी है दोस्तों, अभी वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं होती, वीडियो आगे चलेगी। तो एक बार इतना जो हमने किया है, इसके अंदर कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो कैंडिडेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतनी ब्रीफ के अंदर, इतनी डिटेल के अंदर, उनको अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है
तो वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और ये जितना भी मैं आपको डेटा करवा रहा हूँ दोस्तों, वो 99.99 एरर फ्री है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत ही अध्ययन के बाद यानी कि बहुत सारी जो आपकी संविधान की बुकें हैं, IAS सिविल सर्विसेज की बुकें हैं, और बहुत सा डेटा कलेक्ट करने के बाद ही ये आपको डेटा तैयार करवाया है, और उसके बाद जो डेटा हमें आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, तो इसके अंदर ये बिल्कुल एरर फ्री है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इसके अंदर से कोई भी चीज है वो देख सकते हैं। आगे देखते हैं। एक बार हम यहां पे इसको इरेज करना चाहेंगे तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 82 की, अनुच्छेद 82 की। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने बातें की अनुच्छेद 81 के तहत, अब हम अनुच्छेद 82 के अनुसार बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 82 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 82 हमें आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अब देखो दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? यानी कि जो हमारी लोकसभा के अंदर राज्यों में जो सीटों का बंटवारा होता है और जो हमारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके अंदर जो हमारी सीटें हैं, उनके लिए संसद के पास अधिकार है कि वो किस राज्य से कौन सी सीट है और कितनी सीटें यानी कि निर्धारित की गई है। तो एक समिति गठित की गई है जिसको हम बोलते हैं परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग की मैं बात करूं तो परिसीमन आयोग से पहला क्वेश्चन बनता है कि परिसीमन आयोग को गठित कब किया गया? तो इसको जो गठित किया गया है, इसका गठन हुआ है 1952 में। परिसीमन आयोग को 1952 में गठन हुआ है परिसीमन आयोग का। उसके बाद इसकी जो पहली बैठक है 1952 को हुई, दूसरी बैठक जो है इसकी 1962 में हुई, उसके बाद 1972 में इसकी तीसरी बैठक हुई, और उसके बाद इसकी जो चौथी बैठक हुई वो ही 2002 में। तो 2002 के अंदर इसकी चौथी बैठक हुई। अब जो तो अंतिम बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर क्या कहा गया? उस बैठक के अंदर कहा गया 42वां संविधान संशोधन जो है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा डिस्टरबेंस के लिए। देखो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976, इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत कहा गया कि जो सीटों का बंटवारा है लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की सीटों का बंटवारा है या फिर विधानसभा की सीटों का बंटवारा है, ठीक है, तो लोकसभा या विधानसभा की जो सीटों का बंटवारा है उसको क्या किया गया? स्थिर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसको स्थिर कर दिया गया। और कब तक स्थिर कर दिया गया? इसको स्थिर कर दिया गया 2001 तक। ठीक है, तो 2001 तक इनको स्थिर कर दिया गया। इन सीटों का बंटवारा जो है इसको क्या कर दिया गया? स्थिर कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? ये 2001 तक कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो सीटों का बंटवारा आपका फिक्स किया गया था, ये कौन सी जनगणना के अनुसार किया गया था? ये 1971 की जनगणना का आधार मान के, यानी कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसको आधार मानकर क्या किया? सीटों का जो बंटवारा था, यानी कि जो सीटें हैं वो निर्धारित कर दी गई थी कि इस राज्य से इतनी सीटें हैं। और इसके तहत जो 42वां संविधान संशोधन है 2001 तक की गई थी। उसके बाद अगला जो संविधान संशोधन हुआ 42 का डबल, यानी कि 2 गुना आप कह सकते हो, 84वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 84वां जो संविधान संशोधन हुआ, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका कब हुआ? ये हुआ 2001 में, क्योंकि 2001 तक तो था ही ये। तो 2001 में जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके तहत क्या कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगले 25 वर्षों तक, अगले 25 वर्षों तक, 2000 के बाद यानी कि 2001 के बाद अगले 25 वर्षों, तो अगले 25 वर्षों यानी कि आप कह सकते हो अर्थात 2026 तक। ठीक है,
2026 तक क्या हो जाएगा, ये जो सीटें हैं इन सीटों को फिक्स कर दिया गया, इन सीटों को क्या कर दिया, स्थिर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि 2026 तक ही इन्हीं सीटों को क्या कर रखा गया, 1971 की जनगणना के आधार पर ही इनको 2026 तक अगले 25 वर्षों तक क्या कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात याद रहेगी। उसके बाद क्या होगा, अब 2026 के अंदर जो परिसीमन आयोग बैठेगा वही आपका निर्धारण करेगा, क्या निर्धारण करेगा कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनको कितना बढ़ाना है, विधानसभा की जो सीटें हैं उनको कितना बढ़ाना है। तो परिसीमन आयोग के बारे में आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि इसका गठन कब हुआ, इसकी जो बैठकें हुई वो कब हुई, और अंतिम बैठक कब हुई थी, 2002 में हुई थी। इसके बाद जो अगली परिसीमन आयोग की बैठक होगी वो कब होगी, 2026 के अंदर होगी। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं, एक बार इसको भी आप नोट कर लीजिए अनुच्छेद 82 के अनुसार। उसके बाद देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं। अभी जो सीटें हैं इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। ये जो सीटें हैं, सबसे अधिक सीटों की अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक सीटें हैं, जो सर्वाधिक सीटें, तो सर्वाधिक सीट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सीट है वो यूपी के अंदर है। तो यूपी के अंदर जो सबसे ज्यादा सीट है वो कितनी है, 80 सीटें हैं। तो यूपी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी के अंदर है वो कितनी है, 80 हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें हैं, 48 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये सीटें कितनी हैं, 42 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की, BHR, बिहार की। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के अंदर ये सीटें कितनी हैं, बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु के अंदर ये सीटें कितनी हैं, 39 है। यानी कि प्रथम 5 राज्य हैं जिनके अंदर जो सर्वाधिक सीटें हैं वो लोकसभा की ये हैं। अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम सीटें किसकी है, मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है। ये जो 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों की कितनी सीटें हैं, 1-1 सीटें हैं। ठीक है, एक इसकी है, एक इसकी है और एक इसकी है। इसके अलावा जो हमारी यूटीज हैं, यूटी किसको छोड़ के, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के जितने भी हमारे 6 यूटी हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर को अभी एक बार हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जो भी हमारे 6 यूटी हैं, यानी कि 6 यूटी, तो अब तो 5 ही यूटी रह गए हैं। वर्तमान की अगर बात करूं तो मैं 5 ही यूटी रह गए हैं। 5 यूटी कौन कौन से रह गए हैं, क्योंकि दमन दीव को और दादरा नगर हवेली को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे दादरा नगर हवेली और जो दमन एंड दीव है उन दोनों की कुल 2 सीटें हो गई हैं। ठीक है, अब पूरा का पूरा वो एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, उसका एक का ही बिल पारित होगा, एक के लिए ही बजट बनाया जाएगा। अब उसके अंदर एक के अंदर ही कानूनी व्यवस्था रहेगी। तो उसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं यूटी की। तो यूटी की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, उन दोनों की कितनी सीटें हो गई, उन दोनों की 2 सीटें हो गई। इसके अलावा जो 4 यूटी रह गई, जो 4 यूटी कौन कौन से रह गए, एक रह गया आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, एक रह गया आपका लक्षद्वीप, एक रह गया आपका चंडीगढ़, ठीक है, इसके अलावा एक रह गया आपका पुदुचेरी। इन चारों की तो सीटें रह गई आपकी 1-1 सीटें। ठीक है, 1-1 सीटें। उसके बाद मैं बात करूं दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली की और दमन एंड दीव की बात करूं तो इसकी कितनी सीटें रह गई, इसकी 2 सीटें रह गई। तो कितने हो गए ये केंद्र शासित प्रदेश, 4 ये हो गए, और एक दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव 5। और छठा कौन सा हो गया, छठा हो गया दिल्ली। और 7वां अभी कौन सा चल रहा है, 7वां, 4 ये हो गए और एक दादरा नगर हवेली हो गया और दमन एंड दीव 5 हो गए। ठीक है, और एक जम्मू कश्मीर हो गया आपका, एक लद्दाख हो गया और एक आपका हो गया दिल्ली। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई हैं। तो ये आपके क्या हैं,
यूटीज के अंदर इनकी सीटें हैं। तो इस तरह से इनकी सीटों का बंटवारा रह गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम आर्टिकल जो हमारा है अनुच्छेद 82 है, इसके अनुसार हमने ये आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद 83 की बात करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो है ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है और हमारी जैसे ये जो वीडियो लगभग आपकी 45 मिनट से अबो हो गई है, लगभग आपकी 50 मिनट्स के आसपास या इससे भी ज़्यादा हो गई है। तो हम बात कर रहे हैं तो इससे थोड़ी सी आपकी जो कैपेसिटी है अभी इस वीडियो की थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसी वजह से इस वीडियो को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने किया है, इसके अंदर आपका कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।